Good morning, students. I am Rajesh Chorsia. Today we are discussing about the class 10 chapter number 10 light. Okay, so first part of this chapter we already discussed. So today we are discussing about the second part refraction. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने रिफ्लेक्शन फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करने वाले पार्ट सेकंड रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन विल कम व्हाट इज द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक फिनोमिना होता है. मतलब जब भी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. तो लाइट का यही बेंड होना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन. तो ये क्या होता है? एक तरह का फिनोमिना है. इट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. जब भी लाइट क्या क्या होती है, जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर ये कोई मीडियम है हमारा, ये एयर है, ठीक है, और ये ग्लास है आपका. ठीक है, तो लाइट जब क्या करती है वन मीडियम टू, ये जैसे आपका नॉर्मल हो गया, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, वहां पे तो क्या हो जाती थी? लाइट बाउंस बैक हो जाती थी. पर यहाँ पे क्या होता है? मीडियम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट. हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करी थी तो वहां पे हमने बात करी थी रिफ्लेक्शन के बारे में. ठीक है, कि जब लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, ट्रेवल करती है, तो क्या होती है? बेंड हो जाती है. तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो वही चीज है. तो लाइट जब देखो ये एयर और ये ग्लास, तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो क्या होती है? तो जाना तो इधर किधर था? ऐसे, बट ये क्या हो जाती है? ये इस तरीके से इधर नहीं जाके किधर हो जाती है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को, जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई, इसी फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन. अब देखो ये नॉर्मल होता है, इसके साथ जो एंगल बनाया, एंगल आई को क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट. वहां भी हम यही बोलते थे. और जो ये एंगल आर बनाया, यहाँ पे कितना एंगल बनाया इसने? एंगल आर. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको हमने क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो ये, तो अब देखो इसकी एप्लीकेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? आपने देखा होगा कि कोई ग्लास में, यदि हम ग्लास में कोई भी पेंसिल को हम डालते हैं तो क्या हो जाती है? वो टिल्ट हो जाती है. ठीक है, तो वो टिल्ट क्यों दिखाई देती है? यदि किसी वाटर से फिल ग्लास में यदि हम कोई पेंसिल को डालते हैं तो हम जब बाहर से देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है? टिल्ट. तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें टिल्ट दिखाई देती है. आप किसी ग्लास में लेमन डाल दो वाटर में, तो जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो हमें इसकी साइज बड़ी दिखाई देती. तो वो भी किसकी एप्लीकेशन है? रिफ्लेक्शन की. ठीक है, और आप जब भी स्विमिंग पूल में देखा होगा सभी ने, तो स्विमिंग पूल में जब भी आप जाते हो तो उसका बेस देखते हो तो क्या होता है? थोड़ा ऊपर दिखाई देता है. ठीक है, एक मतलब एक्चुअल हाइट से ऊपर दिखाई देता है, या एक्चुअल डेप्थ से ऊपर दिखाई देता है. तो उसके पीछे भी रीजन क्या होता है? रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशंस किस पे बेस है? तो उन सबके पीछे रीजन क्या होता है? रिफ्लेक्शन. तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस है. जबकि हम एक्चुअल में उस स्विमिंग पूल में जब उतर के देखते हैं तो क्या होता है? वो हाइट मतलब उसकी डेप्थ हमें ज्यादा लगती है, बट देखने पे क्या लगती है? कि ज्यादा डेप्थ नहीं. तो उन सबके पीछे रीजन क्या होता है? रिफ्लेक्शन. तो ये सारी किसकी एप्लीकेशन है? रिफ्लेक्शन की. ठीक है, तो हमने देखो वहां पे, कहां पे? रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था? लो पढ़े थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहां पे भी हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या पढ़ेंगे हम? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के पहले अपन एक चीज पढ़ लेते हैं. ठीक है, देखो ये हमारा ग्लास. ठीक है, देखो जब भी कोई लाइट रेज रेयर मीडियम क्या होता है? जो ऑप्टिकली रेयर होता है, जहां पे डेंसिटी कम होती है या जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है, वो आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. तो जिसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है. दो मीडियम है जिसमें जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको रेयर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे. जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम,
दैट मीन्स उसको रेयर मीडियम और जिसकी ज़्यादा पेयर में, ठीक है, ये पेयर ही तो ये जैसे कि एयर मीडियम और ग्लास मीडियम, ठीक। तो जब भी लाइट रेस, देखो नॉर्मल हमेशा ये इमेजनरी होता है, नॉर्मल हमेशा बनेगा ये नॉर्मल, ठीक है। तो जब भी लाइट रेस, फिर लाइट रेस पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर, तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट रेस, तो हमेशा क्या होगी, टूवर्ड टू द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ आएगी। तो देखो इसको जाना तो किधर था, ऐसे, बट ये कैसे आएगी, ये टिल्ट होगी, बेंड होगी ना, तो ये फिनोमिना तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। बट ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इसमें कि जब भी लाइट रेस क्या रेयर टू डेंसर ठीक है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जब भी लाइट रेज आएगी तो क्या होगी, टूवर्ड टू द नॉर्मल, क्या होगी, टूवर्ड्स टू द नॉर्मल, ठीक। तो ये एंगल आई और ये एंगल आई, तो जब भी रेयर से डेंसर आएगी तो क्या होगी, टूवर्ड टू द नॉर्मल। और जब जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी, मैं इसको लिख लेना, टूवर्ड्स टू द नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ आएगी, ठीक है। और जब लाइट रेज डेंसर टू, क्या जैसे कि मान लो ये ग्लास से आ रही है, अब कोई भी लाइट रेज क्या होगी, ग्लास से आई तो क्या होगी, अब ये एयर आ, ये देखो ये ग्लास, तो क्या हो गया, डेंसर हो गया, और ये रेयर मीडियम। तो जब भी लाइट रेज क्या होगी, देखो डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो क्या होगी, अवे टू द, देखो जाना तो इसको कैसे रहा, ऐसे पर ही जाएगी, कैसे, ऐसे। तो ये वही इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगी, जब लाइट रेज डेंसर टू रेयर मीडियम, इफ लाइट रेज कम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्या हो जाएगी, अवे मतलब जुड़ जाएगी, कहां से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी लाइट रेज डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे टू द नॉर्मल, और रेयर टू डेंसर आएगी तो टूवर्ड्स टू द नॉर्मल, मतलब डेंसर से रेयर में आई तो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी, और रेयर टू डेंसर आएगी तब क्या होगा, टूवर्ड टू द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ आएगी, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब वैसे ही हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल, और सेकंड लॉ हमने वहां पे क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। तो वही लॉ क्या होता है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। चलो मैं वापस बना देता हूँ डायग्राम, ये ग्लास, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये जाना इसको इधर था बट ये इधर आई, ठीक है। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्लेक्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies on the same plane, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, उस प्लेन समझना, देखो ये आपका बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, तो देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये
आपका नॉर्मल, तो ये एक प्लेन ही तो हो गया, एक आपका प्लेन ही तो। अरे बोर्ड क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा है ना, 1D 2D 3D। तो बोर्ड, ये बोर्ड जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है ये 2D में तो होता है, तो एक प्लेन ही हुआ। तो क्या होगा, ये प्लेन, तो तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होगा। यदि एक प्लेन में नहीं होंगे तो वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई भी नहीं होगा, मतलब वहां पे अप्लाई नहीं होगा, तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। चलो, सेकंड सेकंड लॉ क्या बोलता है हमारा, द रेशियो ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ द रेशियो the ratio angle of incidence of sine to the angle of reflected of sine is always constant। अब कांस्टेंट कैसे, देखो समझना, कांस्टेंट कैसे होगा, जैसे कि लेट अस कंसीडर ये यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अब मैं देखो फर्स्ट लो आपने समझ लिया होगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो सेकेंड लो को अपन समझते हैं। देखो ये लाइट रेज, मतलब सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि जो रेशियो होता है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का जो साइन होगा, साइन जो एंगल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। अब समझना, ये आपका सेकंड लॉ, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, स्नेल लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, जो सेकंड लॉ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ, ठीक है। अब देखो ये समझना है कैसे, कि जैसे कि लेट अस कंसीडर ये हमारा एयर और ये हमारा ग्लास, ठीक है। अब लाइट रेज आई, तो इसको जाना किधर था, इधर, पर ये इधर नहीं जाएगी, ये, ठीक है। तो ये आई और आर, ठीक है। अब देखो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके वो कैसे होगी। अब देखो, अब जैसे एंगल आई और उसकी मान लो कुछ तो कुछ वैल्यू आई हमारी, जैसे कि साइन आई और साइन आर, इसकी कुछ वैल्यू आई। तो इसी तरीके से जब हम देखो, अब मैंने क्या किया, इस एंगल को इंक्रीज कर दिया, तो ये देखो, ये मैंने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया, तो मतलब ये क्या हो गया, I1, और ये क्या हो गया, जब ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, तो ये R1। तो देखो साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या हुआ, कांस्टेंट आया। तो देखो अब मैंने इंसिडेंट एंगल क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। तो इसका भी जो रेशियो आएगा ना साइन ऑफ एंगल का, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। कैसे, तो साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। अब एग्जांपल ये समझ लेना, जैसे कि इसकी वैल्यू 30 और जैसे कि 30 और चलो इसकी 45 और इसकी आई 30, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जैसे कि साइन 30, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, साइन 45 अपॉन साइन 30, ठीक है। इसकी वैल्यू आई साइन 30, तो फिर समझाने के लिए इसकी वैल्यू आई 1/2, लेट अस कंसीडर। तो अब इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि मान लो इसकी साइन ऑफ I1 साइन ऑफ R1, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा ये भी क्या आएगी, 1/2 आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू
कांस्टेंट होगी। वो कैसे? जैसे कि लेट अस कंसीडर इसकी वैल्यू 2 साइन, अब जैसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी 60 होगी और इसकी क्या होगी 45, ऐसे मान लो। तो देखो यहाँ पे 4/2/4 हो गया, तो 2, तो वैल्यू तो वही आई वापस 1/2। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी मतलब कहने का मतलब है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, बट किसके लिए? सेम पेयर ऑफ मीडियम और सेम कलर ऑफ लाइट रेज, मतलब मीडियम सेम होना चाहिए और जिस कलर की लाइट रेज आ रही है वो कलर भी सेम होना, तभी ऐसा होगा पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होगा। तो आई थिंक आपके स्नेल लॉ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको लॉ ऑफ स्नेल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ को एंगल ऑफ, तो सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ को हम रिफ्लेक्ट स्नेल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, चलो। बट एक चीज ध्यान रखना कि मीडियम और लाइट रेज सेम, मीडियम सेम, जो पेयर ऑफ मीडियम हो वो सेम होना चाहिए और लाइट रेज भी क्या होनी, सेम कलर की होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज बिकॉज सबकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है ना। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मेनली डिनोट करते हैं, आपके एनसीईआरटी में एन से डिनोट किया जाता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करते हैं हम, दो मीडियम की लाइट की स्पीड को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड, तो इसको डिनोट किया जाता है एन से, या फिर डिनोट किया जाता है इसको म्यू से। जब आप आगे की क्लास में पढ़ोगे तो वहां पे म्यू से भी, बट आपको एन से ही ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एन से ही है, इस वजह से आपको एन से ही ध्यान रखना है। ठीक है, और ठीक है, तो हाँ ठीक है। अब देखो, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में आता है सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मतलब किसी भी मीडियम की स्पीड को हम किससे कंपेयर करते हैं, लाइट की स्पीड, वैक्यूम में लाइट की स्पीड से। हमने जब लाइट का फर्स्ट लेक्चर में जब हमने फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ी थी, तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को किससे कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, वैक्यूम से, वैक्यूम। तो ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, अब किसी भी मीडियम हो, जैसे कि ग्लास में, तो क्या हो गया, ग्लास का हो गया। ठीक है, किसके, किसका रिफ्लेक्टिव, मतलब किसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, ग्लास का, किसके कंपेयर में, वैक्यूम में लाइट की स्पीड के कंपेयर में। ठीक है, और मीडियम का या रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अब रिलेटिव, चलो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मतलब अपन दो मीडियम में लाइट की स्पीड को कंपेयर करते हैं। तो जैसे कि मान लो मेरे को मीडियम, जैसे कि N21, N21 देखो इसको कैसे पढ़ा जाता है, N21 मतलब मीडियम टू का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 1 n2 1 मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मतलब 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किसकी टर्म में, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के। इसको बोलते हैं रिलेटिव, मतलब अपन रिलेट कर रहे हैं किसी दूसरे मीडियम से, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक समझ में आएगी। अब जैसे कि जैसे कि अपन ग्लास, मान लो मुझे वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का निकालना है, तो एन जी वाटर, तो स्पीड, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जी का मतलब ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों, देखो इसकी जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो क्या होगा, ये भी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट हो जाएगी। तो और एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम दो सेम चीजों को कंपेयर करते हैं तो वहां पे हमें यूनिट लेस क्वांटिटी मिलती है। तो इसकी भी क्या होगा, तो यूनिट क्या होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, यूनिट ऑफ एन, तो क्या होगी इसकी, नो यूनिट। एन का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यूनिट ऑफ एफ, तो नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ये तो हमने फाइंड किया किसकी टर्म में, वेलोसिटी की टर्म में, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे वेवलेंथ की टर्म में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वेवलेंथ की टर्म में, और यदि मान लो दो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें, अलग अलग मीडियम का, तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो इस सारी टर्म में हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज हम डिस्कस करेंगे, ओके। चलो तो देखो, अब यदि स्पीड की टर्म में जैसे कि n2 1, तो सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर्मूले की टर्म में, तो क्या हो जाएगा किसका, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो c अपॉन v। और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब जैसे कि n2 1 मतलब 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ मीडियम 2, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमें और एक चीज ध्यान रखना, जब भी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। तो ये चीज ध्यान रख लेना, जब भी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होता, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होगी। तो हम वेवलेंथ की टर्म्स में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वेवलेंथ की टर्म में क्या होता है, देखो हमने क्लास 9th में साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था। देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, लेमडा मतलब वेवलेंथ, लेमडा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ, लेमडा अपॉन टाइम, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन टाइम, तो 1 अपॉन टी क्या होता है, ये तुम्हारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू, न्यू तो क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारी क्या है फ्रीक्वेंसी।
तो देखो ये तो हमेशा कांस्टेंट होगी, तो हमें किसकी टर्म में चाहिए, वेलोसिटी। तो देखो अब n2 की टर्म में क्या हो जाएगा यहाँ पे n21, तो वेलोसिटी v1 अपन v2, तो v1 बराबर क्या लिख दूंगा, λ1 इंटू म्यू, तो λ2 इंटू म्यू। तो वेवलेंथ की टर्म में क्या मिल गया, λ1 अपॉन λ2, तो क्या हो गया λ1 अपॉन λ2। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये तो इस तरीके से भी हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक अब दो मान लो दो, जैसे दो मीडियम का हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, जैसे कि n2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें मीडियम 2 का, ये गिवन, और n1 मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का भी दे रखा है हमें। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है वो 2 के रिस्पेक्ट में 1 का, तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, n2 मतलब n2 और n1 गिवन है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दे रखा है, तो इस टर्म में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स q1 क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। ठीक है, और ये चीज, ठीक है, ये चीज भी समझ में आएगी होगी। चलो अब मान लो n21 आपको गिवन है, या n12 आपको गिवन है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 आपको गिवन है, और पूछ क्या रहा है वो n21, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n21 इक्वल टू, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे n12, ये हमारा एक और। तो ये सारे फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो सारों को हम एक साथ रख लेते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो इंडेक्स n21, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी की टर्म में क्या हो जाएगा v1 बाई v2, वेवलेंथ की टर्म में क्या हो जाएगा λ1 अपॉन λ2। ठीक है, और किसकी टर्म में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की टर्म में क्या हो जाएगा n2 बाई n1। तो ये चीज ध्यान रख लेना, ये सारों का कंक्लूजन है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।